तो आप वही बात याद रखिएगा कि ये लड़की है और इसके लिए हमको दूल्हा ढूंढना है, और दूल्हा एकदम सटीक होना चाहिए, कोई उसमें विकार नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक दूल्हा। तो इसका पहले हम जाति ढूंढेंगे, कौन जात के है, लड़की कौन जात के है, मध्यम पुरुष जात के है। लड़की का हैसियत क्या है, द्विवचन हैसियत है। तो सेम यही हम ऐसे ही क्वालिटी का दूल्हा ढूंढेंगे ताकि सही हो जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कई वीडियो बनाने के बाद लकार, वचन, पुरुष, बालक, शब्दरूप, लता, शब्दरूप आदि पढ़ने के बाद फाइनली आज हम अनुवाद सीखने वाले हैं। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है अनुवाद। अनुवाद कैसे बनाते हैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन से टॉपिक का, कौन से कारक, कौन से लकार का अनुवाद किस प्रकार से बनाया जाता है, कैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कैसे लकार का प्रयोग करते हैं, कैसे क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अनुवाद बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुवाद में कौन कौन से सूत्रों का, किस किस चीज का जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 2 सूत्र लिखा है। पहला तो लट लकार का सूत्र है। लट लकार यानी कि वर्तमान का होता है, कई बार मैंने बताया है आपको। आसान सा फॉर्मूला है, तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा। ये है हमारा सर्वनाम सूत्र, सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वय। इसका हिंदी अर्थ मैंने लिख दिया है। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे लोग। तो मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वय मतलब हम लोग। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद बनाने में। ये बेसिक ट्रिक है। अगर आपको ये दोनों पता नहीं होगा तो आप अनुवाद जो है नहीं बना पाएंगे, अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको समझाते हैं थोड़ा सा, ताकि हम इसको बना सके। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर सह मतलब वह है, काम करने वाला कर्ता जो है वो अगर वह है, यहाँ पर हम वचन और पुरुष मिलाते हैं। अगर एक वचन प्रथम पुरुष का होता है तो इसी प्रकार से हम फॉर्मूला लगाते हैं, एक वचन प्रथम पुरुष का। ती है तो हम ती लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अनुवाद बनाने पर आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्तम पुरुष द्विवचन की, उत्तम पुरुष द्विवचन कहाँ पे है, ये है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे ये भी लगाएंगे, उत्तम पुरुष द्विवचन का ये। इस प्रकार से सेम टू सेम चलता है। वचन और पुरुष जो है एक जैसे होते हैं। अगर उत्तम पुरुष का लगाना है तो उत्तम पुरुष में लगाएंगे, द्विवचन का लगाना है तो द्विवचन लगाएंगे। ऐसे इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। आइए हम इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। पहला हमारा अनुवाद है राम जाता है। तो राम का संस्कृत क्या होगा, राम कहा जाता है राम। जाता है, जाना क्या होता है, जाना का होता है गच। देखिए कितना सिंपल है। हिंदी और संस्कृत लगभग सेम होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है जिसे हमें समझ लेना है और हम संस्कृत की ज्ञाता हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान मैंने दिया है, राम जाता है तो रामा गच, गच मतलब जाना होता है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ताकि ये सेंटेंस पूरा हो जाए, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो मैं आपको सूत्र से समझाता हूँ क्या क्या होगा। राम एक ही व्यक्ति है तो यह एक वचन में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक वचन में आ जाएगा, क्योंकि राम एक व्यक्ति है तो एक वचन में आएंगे। अब एक वचन में हमारे पास 3 सूत्र है, ती भी है, सी भी है और आमी भी है। अब हमें इसमें तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब हम जानेंगे कि राम जो है एक वचन का है, एक वचन का है। साथ में हम ये भी जानेंगे कौन सा पुरुष का है, कौन से पुरुष का है। तो यह प्रथम पुरुष में आता है। अगर आप पुरुष का वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, प्रथम पुरुष में उन्हें रखा जाता है जिनके बारे में कहा जाता है। और जैसे कि राम, श्याम, मदन, वह, तुम, वह, वे दोनों इत्यादि। तो ये जो है प्रथम पुरुष का सेंटेंस होता है, प्रथम पुरुष में आता है। तो एक वचन प्रथम पुरुष का सूत्र लगाएंगे। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या होता है, एक वचन प्रथम पुरुष में होता है ती, ये होता है। एक वचन प्रथम पुरुष में होता है ती, तो गच के अंत में लगा देंगे हम ती, बन जाएगा गचती और ये सेंटेंस पूरा हो गया। राम रामः गच्छति मतलब कि राम जाता है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत करते हैं। एक दो और हम बनाएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लट लकार का वीडियो पहले देख चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप नया है तो आप समझ लीजिए। इसके बाद आप लट लकार का, वचन का, पुरुष का जितना बेसिक टॉपिक है आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको 100% समझ में आएगा, कुछ भी माथा के ऊपर से न जाए। ठीक है, तो देखिए दूसरा हमारा है तुम दौड़ते हो। तो तुम का संस्कृत क्या होता है, तुम का संस्कृत होता है त्वम। हाँ जी हाँ, त्वम। देखिए मैंने यहाँ लिखा है त्वम मतलब तुम होता है। सर्वनाम सूत्र में मैंने हिंदी भी लिख दिया है। त्वम मतलब तुम
अब हम जानेंगे कि त्वम जो है कौन से वचन कौन सा पुरुष का है। तो ये मध्यम पुरुष का सेंटेंस है और एक वचन का है। देखिए मध्यम पुरुष और एक वचन का है, ये हमें याद रखना है, ये हमारे काम की चीज है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तुम का मीनिंग। त्वम मतलब होता है तुम, तो त्वम लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे त्वम लिखा है, तो यहाँ पे बिंदु दिया है, ये हलंत मा का काम करता है। हलंत मा यहाँ पे मैंने दिया है ताकि आपको दोनों तरह से समझ में आ जाए। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो त्वम दौड़ता है, दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। दौड़ना का होता है संस्कृत धाव, इस प्रकार से होता है धाव। अब हम धाव में कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया मध्यम पुरुष एक वचन में आता है त्वम, तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा सूत्र है, सी है, तो धाव में लगा देंगे सी, हो जाएगा धावसी। और इस प्रकार से ये सेंटेंस पूरा बनकर तैयार है। त्वम धावसी मतलब तुम दौड़ते हो। कितना आसान और इजी कॉन्सेप्ट है संस्कृत का। अगर आप एक बार सही से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस आपको बशर्ते ये दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेंटेंस है हम लोग लिखते हैं। हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जरूरत पड़ेगा कि हम लोग का संस्कृत क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है वयम मतलब हम लोग, वयम मतलब हम लोग यहाँ पे। अब हम जानेंगे इसका कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है। उत्तम पुरुष का सेंटेंस, ये उत्तम पुरुष का शब्द है और बहुवचन का है। देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है क्या, वयम मतलब हम लोग। तो हम लोग का संस्कृत लिखते हैं वयम, तो यहाँ लिखते हैं वयम। वयम मतलब कि हम लोग लिखते हैं। लिखना का संस्कृत होता है लिख, लियोखा लिख, इस प्रकार से लिख। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो मैंने अभी आपको बताया उत्तम पुरुष बहुवचन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे हम। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, आमह लिखा हुआ है। देखिए इसके सामने आमह आता है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, आमह। तो लिख में हम लगा देंगे आमह, तो हो जाएगा लिखामह। इस प्रकार से ये बनकर तैयार है, सेंटेंस पूरा हो गया। वयम लिखामह मतलब कि हम लोग लिखते हैं। इसी प्रकार से चौथा नंबर हमारा है सीता लिखती है। तो सीता का संस्कृत सीता ही होता है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। मैंने कई बार बताया है, वीडियो में बताया है कि लड़की का नाम अगर है संस्कृत करने के लिए आंख मूनिए, आंख बंद कीजिए और खोल लीजिए, संस्कृत हो गया। संस्कृत कहने का मतलब यह है कि इसे कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी संस्कृत ही होता है। अब लिखती है, सॉरी खेलती है, सीता खेलती है, तो खेलना का संस्कृत होता है क्रीड, क्रीड ऐसे। सीता खेलती है, सीता क्रीड। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो सीता देखिए सीता जो है राम की तरह ही ये भी नाम है, एक ही सीता है, तो एक वचन में आता है। और एक वचन में 3 सूत्र हैं, तो हमें कौन सा लगाना है, तो ये प्रथम पुरुष में आता है। किसी का भी नाम हो, लड़का का, लड़के का, या फिर किसी और चीज का नाम हो, वो प्रथम पुरुष में ही आता है। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या सूत्र है, ती है, तो क्रीड में लगा देंगे ती, तो हो जाएगा क्रीडती, मतलब कि सीता क्रीडती, मतलब कि क्या हो गया, सीता खेलती है। बनकर तैयार है संस्कृत। इसी प्रकार से 5वां सेंटेंस है लड़के घूमते हैं। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, लड़के हैं, कितने लड़के का बोध हो रहा है, बहुत सारे, बहुवचन का है। लड़के मतलब कि बहुत सारे लड़के, तो लड़के का संस्कृत हो जाएगा बालकः, बालकः ऐसे। बालकः अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम ऐसे लिखते हैं बालकः, तो यह एक वचन है। अगर हम इसमें एक लाइनिंग लगाते हैं, आके माथा जोड़कर विसर्ग लगाते हैं, तो यह बहुवचन हो जाता है, बालकः बालको बालकः, सॉरी बालकः बालको बालकः। अगर आपने बालक शब्द रूप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ, या फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है बालकः मतलब बालके, लड़के होता है बहुत सारा संख्या में, तो बालकः। घूमना, घूमते हैं, घूमना का संस्कृत होता है भ्रम, भ्रम मतलब घूमना। हमें जानना है कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बहुवचन है, बहुत सारी संख्याओं का बोध हो रहा है, तो सूत्र भी बहुवचन का ही लगेगा। तो बहुवचन यहाँ पे, बहुवचन में 3 सूत्र है, अंति, था और आमा। कौन सा लगेगा, तो देखिए बालकः भी कौन से, ये भी है प्रथम पुरुष का ही सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया कि किसी का नाम हो, लड़का का, लड़की का, या फिर किसी और का, तो वो प्रथम पुरुष में ही आता है, तो ये भी प्रथम पुरुष में ही आएगा। और बहुवचन, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या लिखा हुआ है, अंति लिखा हुआ है। क्या है, अंति। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, लेकिन लगता प्रयोग किया जाता है तो सिर्फ न और ती, तो अंति पढ़ते हैं। तो अंति जो है प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, यही प्रथम पुरुष बहुवचन का सेंटेंस है। तो भ्रम के लास्ट में लगा देंगे अंति और हो जाएगा भ्रमंती। इस प्रकार से बालकः भ्रमंती मतलब कि
लड़के घूमते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। ये भी देखिए बहुवचन का सेंटेंस है। वे मतलब कितने, कितने लोग, बहुत सारे लोग। वे का हम संस्कृत ढूंढे कहाँ पे है, वे लोग। वे कहिए या वे लोग कहिए, एक ही बात है। ये भी बहुवचन का है। कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष बहुवचन। हमें यहाँ पे अंडरलाइन करना है, घेरा लगा देना है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस संस्कृत क्या होता है, वे का संस्कृत क्या होता है, ते होता है। इस प्रकार से मैंने ते लिख दिया। खेलते हैं, खेलना का संस्कृत क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। देखिए यहाँ लिखा है क्रीड, तो क्रीड खेलना है, क्रीड। अब हम फिर से दिमाग लगाएंगे। वे खेलते हैं, ते क्रीड लिख दिया मैंने। वे कौन से वचन, कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो सूत्र भी ऐसा ही लगाएंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है, अंति है। तो हम क्रीड के लास्ट में लगा देंगे अंति और हो जाएगा क्रीडंती, ते क्रीडंती, मतलब वे खेलते हैं। कितना आसान है ना, सच में बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर है तुम दोनों लिखते हो। तो तुम दोनों का संस्कृत पहले हम जानेंगे। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, तुम दोनों, युवाम। युवाम मतलब तुम दोनों। अब हम जानेंगे कौन से पुरुष कौन सा वचन का है, मध्यम पुरुष का है, द्विवचन का है। मध्यम पुरुष द्विवचन, सूत्र भी हम ऐसे लगाएंगे, मध्यम पुरुष द्विवचन में था आता है, था लगाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं युवाम का, तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, तो हम लिख लेते हैं युवाम इस प्रकार से। उसके बाद खेलते हो, तो खेलना का होता है क्रीड, तो क्रीड, सॉरी लिखते हो, माफ कीजिएगा। तुम दोनों लिखते हो, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख, तो हम लिख दिए लिख। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मैंने भी आपको बताया, मध्यम पुरुष द्विवचन, क्योंकि ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन का है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, था है, तो हम लगा देंगे लास्ट में था। इस प्रकार से युवाम लिखता, मतलब तुम दोनों लिखते हो। आगे बढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं, लड़के पढ़ते हैं। तो लड़के का संस्कृत क्या होगा, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था लड़के का संस्कृत बालकः, तो यहाँ भी हो जाएगा बालकः। बालकः मतलब कि लड़के, बहुत सारे लड़के, ये बहुवचन में आता है। पढ़ते हैं, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पढ़। इस प्रकार से हम जानेंगे बालकः कौन सा वचन कौन सा पुरुष, मैंने यहाँ पे बताया था प्रथम पुरुष के बहुवचन में आता है, अंति फॉर्मूला लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे अंति, पठंती। सेम इसी प्रकार से सेंटेंस बनेगा इसका भी, बालका, यहाँ भ्रमंती था मतलब घूम रहे थे, यहाँ पठंती होगा मतलब कि पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं दौड़ता हूँ। मैं का संस्कृत क्या होता है, देखिए मैं का संस्कृत है अहम। ये उत्तम पुरुष एक वचन का सेंटेंस है, सॉरी एक उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द है अहम। तो अहम यहाँ लिख देंगे, मैं का संस्कृत अहम, इस प्रकार से अहम। और दौड़ना का होता है धाव। धाव कौन सा सूत्र लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसी प्रकार से सूत्र में देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन क्या है, उत्तम पुरुष के सामने एक वचन के सामने पड़ता है आमी, तो धाव में लगा देंगे आमी, हो जाएगा धवामी। इस प्रकार से अहम धवामी मतलब कि मैं दौड़ता हूँ। हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम दोनों का संस्कृत जानेंगे। हम दोनों का संस्कृत क्या है, देखिए यहाँ पे आवाम है, तो लिख देंगे आवाम। आवाम, आवाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने भी आपको बताया हलंत माँ की जगह पर हम बिंदु भी दे सकते हैं, आवाम। हम जाने कौन सा पुरुष कौन सा वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। आवाम कौन सा है, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो फॉर्मूला भी ऐसा ही लगेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन क्या है, आव है, तो हम लगाएंगे आव। तो पहले क्या देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना, पठ लग दिए। कौन सा फॉर्मूला, उत्तम पुरुष द्विवचन आव, तो आव लगा देंगे, पठ में आव, पठाव, आवाह होता है ऐसे, आवाह होता है, तो पठावाह, आमी आवाह आम। तो आवाम पठावाह मतलब कि हम दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है गोविंद घूमता है। तो गोविंद का संस्कृत क्या हो जाएगा, गोविंद ही हो जाएगा, विसर्ग लगा देंगे, गोविंद बन जाएगा। गोविंद मतलब गोविंद, घूमता, घूमना क्या होता है, भ्रम होता है ऐसे, भ्रम। गोविंद कौन सा वचन कौन सा पुरुष आएगा, तो ये एक वचन है, गोविंद एक ही लड़का है तो एक वचन, और पुरुष प्रथम पुरुष में किसी का नाम भी आता है, किसी का नाम हो तो प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में आएगा। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या फॉर्मूला है, ती है, तो लास्ट में लगा देंगे ती, तो हो जाएगा भ्रमती, मतलब गोविंद घूमता है। नेक्स्ट हमारा है वह लिखती है। देखिए यहाँ पर मैं कुछ गौर बताता हूँ, गौर से देखिएगा, खास बात है। वह लिखती है, तो वह लिखती है, ये लड़की स्त्रीलिंग के लिए बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग के लिए अगर वह का बोध हो
तो सा होता है। देखिए सा, सा मतलब वह होता है लड़का के लिए और सा मतलब वह होता है लड़की के लिए, तो सा हो जाएगा। और लिखती है तो लिख धातु लिख। अब फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सह या सह कौन से वचन पर कौन से पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या फॉर्मूला है, ती है, लगा देंगे लास्ट में ती। लिखती, सा लिखती मतलब वह लिखती है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा है वे दोनों दौड़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत हो जाएगा तो। वे दोनों देखिए यहाँ पे तो मतलब वे दोनों, प्रथम पुरुष द्विवचन का सेंटेंस है, शब्द है प्रथम पुरुष द्विवचन, फॉर्मूला भी ऐसा ही लगाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन, आता है तह तो सूत्र है तह, लास्ट में लगाएंगे तह। दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, धाव, धाव के लास्ट में क्या लगाएंगे, तह, हो जाएगा धावता, मतलब कि वे दोनों दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में अनुवाद बनाए, बहुत ही आसान और सरल अनुवाद मैंने लिया था ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से हम इसका अनुवाद बना चुके हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले हैं काल विचार, काल का प्रयोग करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं काल का प्रयोग जो है कैसे कैसे किया जाता है, कौन कौन से सूत्रों का उपयोग किया जाता है। इसके पहले क्रिया का प्रयोग बताया है। संस्कृत में 5 लकार होते हैं, लकार यानी कि कार, तो पांचों लकारों का मैंने यहाँ पे सूत्र लिखा है। शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा लकार, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। फॉर्मूला है तीतः अंति, सीथा था, आमी आवा आम। इस प्रकार से दूसरा हमारा है लिट लकार मतलब कि भविष्यत काल। फॉर्मूला है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी श्यावा श्यामा। तीसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल। सूत्र है ता तामना अह तमता अमाओ आम। चौथा है लोट लकार आदेशवाचक। सूत्र है तू तामंतु ही तमता आनी आओ आम। और पांचवा है हमारा विधि लकार चाहिए अर्थ, एत तामेयु एतमेत एमेव और एम। तो इस प्रकार से पांचों लकार का सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है और साथ ही सर्वनाम सूत्र भी लिखा है। मैंने यहाँ पे कुछ अनुवाद लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इस अनुवाद को हम सूत्रों के सहारे बनाएंगे। तो चलिए अनुवाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला अनुवाद मैंने लिया है राम घर जाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम। राम का संस्कृत क्या होता है, राम। राम घर जाता है तो घर का संस्कृत होता है गृहम और जाना का संस्कृत होता है गच। इस प्रकार से अब ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, इसमें जो है क्रिया का प्रयोग करना बाकी है। रामः गृहम गच। अब हम देखेंगे कि गच में कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि राम जो है कौन से वचन और कौन से पुरुष का शब्द है। तो राम जो है प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष उसे कहते हैं जिसके बारे में चर्चा किया जाता है या बोला जाता है। तो प्रथम पुरुष में आता है राम, और राम कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। तो यह एक वचन का सेंटेंस है, एक वचन का शब्द है। तो प्रथम पुरुष एक वचन, ये राम जो है वो कौन से सूत्र में आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। हमें पता है कि यह लट लकार का सूत्र वाक्य है। लट लकार यानी कि वर्तमान का जो काम अभी हो रहा है। तो ये लट लकार का वाक्य है, तो हम सूत्र भी लट लकार में ही देखेंगे। लट लकार यानी कि वर्तमान काल में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी पता किया है प्रथम पुरुष एक वचन, राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। तो सूत्र भी ऐसे लगाएंगे, प्रथम पुरुष एक वचन का ती है तो हम गच के अंत में लगा देंगे ती, और ये बन जाएगा गच्छति। रामः गृहं गच्छति मतलब राम घर जाता है। इस प्रकार से बनकर तैयार है। सेकंड हमारा है तुम मुझे देखते हो। तो तुम का संस्कृत पहले हमें पता करना होगा। तुम का संस्कृत देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है तुम, तो मतलब कि तुम, तो तुम का संस्कृत हो जाएगा तुम, तो हम लिख दिया। मुझे देखते हो, मुझे का संस्कृत होता है माम। अगर अस्मत् शब्द रूप आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा माम कैसे हुआ, और नहीं तो आप सीधा सीधा डाल लीजिए माम मतलब मुझे होता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो हम माम मतलब मुझे देखते हो, देखना का संस्कृत होता है पश्य। पश्य क्योंकि हमें पता है ये कौन से लकार का वाक्य है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल का है। तो पश्य, और पश्य के साथ कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं त्वम कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है। तो त्वम जो है मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। देखिए यहाँ पे त्वम जो है प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में। पता है लट लकार यानी कि वर्तमान काल में होगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र देखेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, सी है।
मध्यम पुरुष एक वचन सी। तो इस प्रकार से हम पश्य के अंत में जोड़ देंगे सी और यह हो जाएगा पश्यसि। त्वम माम पश्यसि मतलब तुम मुझे देखते हो। इस प्रकार से यह बनकर तैयार हो गया है। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है लड़के विद्यालय जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हैं मतलब कि भविष्य के बारे में बात कर रहा है, तो यह भविष्यत काल का सेंटेंस है, वाक्य है। तो भविष्यत काल यानी कि लीट लकार, तो हम लीट लकार का प्रयोग करेंगे तब जाकर यह बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका कर्ता क्या है, लड़के, लड़की यानी कि बालका, इसका संस्कृत होता है बालका। एक लड़का नहीं है बल्कि अनेक लड़के हैं, लड़के मतलब बहुत सारे लड़के, तो इसका संस्कृत हो जाएगा बालका। विद्यालय का होता है विद्यालय, विद्यालयम होगा, विद्यालय नहीं होगा, विद्यालयम। बालका विद्यालयम। अब एक लड़के नहीं अनेक लड़के हैं तो ये बहुवचन में आएगा। तो बहुवचन ये कौन सा पुरुष है, तो ये प्रथम पुरुष का शब्द है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन बालका जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। तो जो हम इसका प्रयोग करेंगे जाएंगे, जाना का संस्कृत होता है गम, जाना का संस्कृत गच्छ होता है, उसका मूल रूप होता है गम, और गम से ही इसका रूप चलेगा भविष्यत काल में। भविष्यत काल में हम गम का रूप चलाएंगे किसके अनुसार, बालका के अनुसार। तो बालका कौन से पुरुष में आता है, प्रथम पुरुष और बहुवचन में। तो सेम यही फॉर्मूला हम देंगे लीट लकार में, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में फॉर्मूला क्या है, स्यन्ति। देखिए गौर से, यहाँ फॉर्मूला क्या है, स्यन्ति। तो हम गम में लगा देंगे स्यन्ति, तो हो जाएगा गमी स्यन्ति, गमी स्यन्ति। मैंने गमी स्यन्ति कैसे किया, अगर इसका बेसिक भी आपको पता नहीं है तो पहले आपको बेसिक देखना चाहिए, और अगर आपको पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या है, कैसे बनाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट अनुवाद दिया गया है वे लोग हंसेंगे। वे लोग का संस्कृत क्या होगा, तो वे लोग का देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वे लोग, वे लोग, ते मतलब क्या होता है, वे लोग होता है। तो वे लोग का संस्कृत हो जाएगा ते, वे लोग ते हंसेंगे। ये भी भविष्यत काल का, देखिए हंसेंगे, भविष्य में हंसेंगे, भविष्यत काल का बोध करवा रहा है, मतलब कि लीट लकार का वाक्य है। तो इसमें हम इसका लीट लकार का ही प्रयोग करेंगे। तो हंसना का संस्कृत होता है हस, हस। हम जानेंगे ते कौन से वचन कौन से पुरुष का है। तो ते प्रथम पुरुष बहुवचन, देखिए यहाँ पे ते जो है ये ते प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। तो हस धातु में हम यही सूत्र लगाएंगे सेम टू सेम, प्रथम पुरुष बहुवचन लीट लकार में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, स्यन्ति है, तो हम इसमें लगा देंगे स्यन्ति। तो इस प्रकार से हो जाएगा हसिष्यन्ति, ते हसिष्यन्ति मतलब वे लोग हंसेंगे। नेक्स्ट हमारा है मैंने तुमको देखा, मैंने तुमको देखा। तो मैंने का संस्कृत जो है अहम होगा, यहाँ अहम मतलब मैं और मैंने एक ही होता है। मैंने तुमको देखा कौन से लकार का अनुवाद है, ये भूतकाल का अनुवाद है। मैंने तुमको देखा या देखा था, तो ये भूतकाल का है, यानी कि लंग लकार का ये अनुवाद दिया गया है। तो हम इसको बनाने में लंग लकार का उपयोग करेंगे। अलग अलग यहाँ पे लकार का उपयोग हो रहा है, जिससे अलग अलग सूत्र का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। तो ये लंग लकार का सेंटेंस है, तो लंग लकार का सूत्र ही लगाऊंगा। तो लंग लकार मैंने तुमको देखा, मैंने का संस्कृत हो गया हम, तुमको का संस्कृत त्वाम, त्वाम मतलब तुमको, देखा, देखना का संस्कृत होता है पश्य, देखना का संस्कृत होता है पश्य। अब हम इसमें सूत्र जोड़ेंगे। तो भूतकाल में जब बनता है, लंग लकार में जब भी सेंटेंस बनता है तो उसके पहले आ का प्रयोग किया जाता है, तो अपस्य। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, अहम, देखिए कहाँ पे आता है, अहम यहाँ पे है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन में आता है, उत्तम पुरुष एक वचन में अहम आता है। तो सूत्र भी ऐसा ही लगाएंगे, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, अम है। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या है, अम है। तो अपस्य में लगा देंगे अम, अपस्यम। इस प्रकार से अहम त्वाम अपस्यम मतलब कि मैंने तुमको देखा था या देखा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सीता पुस्तक पढ़े,
यहाँ पे जो सीता पुस्तक पढ़े यह आदेश देने का बोध करा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, तो यह आदेशवाचक से बनेगा। आदेशवाचक यानी कि लोट लकार। तो जब हम इसका प्रयोग इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें इसका सूत्र इस्तेमाल करना होगा। चलिए बनाते हैं। सीता का संस्कृत सीता ही होता है। लड़की का नाम अगर है, संस्कृत करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी संस्कृत ही होता है। तो सीता पुस्तक पढ़े, पुस्तक का संस्कृत भी पुस्तक होता है, लिखेंगे पुस्तकम। सीता पुस्तकम। पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। इस प्रकार से अब हम इसमें क्रिया के अनुसार, धातु के अनुसार इसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सीता कौन से वचन कौन से पुरुष में आता है? सीता प्रथम पुरुष में आता है। सीता एक लड़की है तो एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में सीता आती है। तो इस प्रकार से सूत्र भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। लिखा हुआ है तू। प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या है? तू। तो पठ में लगा देंगे तू, पठ तू। सीता पुस्तकम पठतु, मतलब सीता पुस्तक पढ़े या पढ़ो। सीता पुस्तक पढ़े या सीता पुस्तक पढ़ो, आदेश दिया जा रहा है। लास्ट हमारा है रमेश को पढ़ना चाहिए। देखिए चाहिए अर्थ का है, चाहिए अर्थ यानी कि विधिलिंग लकार। तो हम इसका, जब इसको हम बनाएंगे अनुवाद, तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, विधिलिंग लकार सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रमेश को, तो रमेश का संस्कृत क्या होता है? रमेशा ही होता है। लास्ट में विसर्ग लगा दिया जाए, संस्कृत हो जाएगा रमेशा, मतलब रमेश। रमेश को पढ़ना चाहिए, तो पठ, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है। अब हम पठ में कौन सूत्र लगाएंगे? विधिलिंग लकार का। तो पहले हम देखे थे रमेश कौन से वचन कौन से पुरुष का है। तो रमेश जो है प्रथम पुरुष का ही होता है, क्योंकि यह भी प्रथम पुरुष में ही आता है। और रमेश एक लड़का है तो एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आता है रमेश। इसी प्रकार से सूत्र भी लगाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या लिखा हुआ है? एत। तो रमेश, रमेशा और पठ में लगा देंगे एत, हो जाएगा पठेत। इस प्रकार से रमेशा पठेत, मतलब कि रमेश को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम वहां जाओ। ये कौन से लकार का है? यहाँ आदेश दिया जा रहा है, जाओ, तुम वहां जाओ, आदेश देने का बोध हो रहा है, तो यह आदेशवाचक होगा। आदेशवाचक मतलब कि लोट लकार। तो हम इसको बनाने में लोट लकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे। आइए बनाते हैं। तुम का संस्कृत होता है त्वम, त्वम। वहां का होता है तत्र, तत्र मतलब कि वहां, त्वम तत्र। जाओ, जाना का संस्कृत होता है गच्छ। अब हम इसमें लोट लकार का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्वम जो है कौन से वचन और कौन से पुरुष का शब्द है। तो त्वम देखिए यहाँ पे है मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है त्वम, मतलब कि तुम। तो मध्यम पुरुष एक वचन भी हम मध्यम पुरुष एक वचन ही हम इस्तेमाल करेंगे लोट लकार के सूत्र में। तो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है ही, मध्यम पुरुष एक वचन में आता है ही। और ही का प्रयोग हम जानते हैं कि कुछ नहीं होता है, वहां पे कुछ नहीं दिया जाता है। तो गच्छ का बन जाएगा सिर्फ गच्छ, इसमें हम कुछ नहीं लगाने वाले हैं। इस प्रकार से यह सही है। बस ये जो है धातु इस प्रकार से ही बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका संस्कृत हो गया त्वम तत्र गच्छ, मतलब कि तुम वहां जाओ। नेक्स्ट हमारा है तुमको जाना चाहिए। तो तुमको का संस्कृत हो जाएगा त्वम। देखिए यहाँ तुम का संस्कृत त्वम हुआ, यहाँ तुमको का संस्कृत त्वम हुआ। कैसे? जैसे सेंटेंस के अनुसार यहाँ पे तुमको बनाया गया है, संस्कृत जो है त्वम ही लगेगा, कुछ अलग नहीं लगेगा। तो त्वम जाना चाहिए, तो गच्छ, जाना का संस्कृत होता है गच्छ। बता दूं मैं आपको, चाहिए वाला है, चाहिए अर्थ मतलब कि विधिलिंग लकार। तो हम इसके इस्तेमाल में विधिलिंग लकार का सूत्र प्रयोग करेंगे, ना कि लोट लकार का सूत्र करेंगे या किसी और लकार का सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चाहिए अर्थ का है तो हमें विधिलिंग लकार का सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो त्वम जो है हम अभी देखें, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो यही सूत्र हम इसमें प्रयोग करेंगे। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? ए है। तो गच्छ में लगाएंगे एक, तो हो जाएगा गच्छे। गच्छ में अगर ए लगाते हैं तो हो जाता है गच्छे। तो हम पढ़ेंगे पूरा, तो त्वम गच्छे मतलब तुमको जाना चाहिए, ये बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा है वे रामायण पढ़ेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे भविष्य काल का बोध करा रहा है, मतलब कि लीट लकार का सेंटेंस है ये। लीट लकार यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। तो लीट लकार का हम इसको बनाने में लीट लकार के सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वे रामायण पढ़ेंगे, वे का संस्कृत क्या होता है? ते। देखिए यहाँ पे
वे का संस्कृत क्या था, वे लोग या वे का संस्कृत होता है ते। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है वे, प्रथम पुरुष बहुवचन वे। तो ते लिख दिए। रामायण का रामायणम, ते रामायणम। पढ़ेंगे, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, और हम ते के अनुसार इसमें धातु रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो सूत्र का इस्तेमाल करते हैं ते के अनुसार। तो ये हम जानते हैं भविष्य काल का सेंटेंस है, तो लिट लकार में देखेंगे ते मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्यन्ति, तो पठ के लास्ट में लगाएंगे स्यन्ति, बन जाएगा पठिष्यन्ति। इस प्रकार से पठिष्यन्ति, ते रामायणम पठिष्यन्ति, मतलब वे लोग या वे रामायण पढ़ेंगे, बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा है मोहन मुझे देखता है। मोहन का संस्कृत होता है मोहना, मोहन का संस्कृत हो गया मोहना। मोहन जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, मैंने कई बार बताया है। अगर किसी एक लड़के का नाम हो, किसी एक लड़के का नाम हो, तो वह प्रथम पुरुष एक वचन में ही होता है। किसी का भी नाम हो प्रथम पुरुष में ही आएगा, एक वचन में एक लड़का का, दो वचन में दो का, बहुवचन में बहुत सारे का। तो मोहन एक लड़का है तो एक वचन में आएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। मुझे देखता है, मुझे का संस्कृत होता है माम, मैंने अभी बताया था माम मतलब मुझे। देखना का होता है पश्य, तो हम लगा देंगे पश्य। देखिए मोहन मुझे देखता है, यह लट लकार मतलब वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो इसको बनाने में हम लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो लट लकार का सूत्र से ही हम इसका अनुवाद बनाएंगे। तो मोहन जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसके अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन का ही सूत्र लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है ती, तो पश्य के लास्ट में लगा देंगे ती, हो जाएगा पश्यति। मोहना माम पश्यति, मतलब कि मोहन मुझे देखता है। इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा है वह पत्र लिखता था। लिखता था, ये भूतकाल का बोध करवा रहा है, तो इसके बनाने में, इस अनुवाद को बनाने में हमें लंग लकार का सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। लंग लकार यहाँ पे है, लंग लकार का सूत्र हमें इस्तेमाल करेंगे। तो वह पत्र लिखता था, वह का संस्कृत होता है सह। सह देखिए यहाँ पे सह मतलब वह प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन याद रखिएगा। सह मतलब वह। पत्र का संस्कृत होता है पत्रम, इस प्रकार से, और लिखना का होता है लिख। अब हम इसके लास्ट में धातु का प्रयोग करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सह जो है, सह के अनुसार ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो सूत्र भी प्रथम पुरुष एक वचन का। हाँ, लंग लकार में देखना है, क्योंकि यह लंग लकार मतलब भूतकाल का सेंटेंस है, तो हम लंग लकार में देखेंगे, किसी और में नहीं देखने, गलत हो जाएगा। तो लंग लकार यहाँ पे है, प्रथम पुरुष एक वचन में फॉर्मूला है त में हलंत, तो हम इसी प्रकार से लिख धातु लगा देंगे त। और हम पता है कि जब भूतकाल का सेंटेंस बनता है तो उसके पहले आ लगाया जाता है। इस प्रकार से हम लिखेंगे आलिखत, ऐसे आलिखत। सह पत्रम आलिखत, मतलब वह पत्र लिखता था, बनकर तैयार है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग सत्य बोलते हैं, यह वर्तमान काल का सेंटेंस है, तो वर्तमान काल का सेंटेंस मतलब कि लट लकार का, हम लट लकार का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। हम लोग का संस्कृत क्या होता है? हम लोग का संस्कृत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वयम, मतलब हम लोग उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द है, तो हम लिख लेंगे वयम। वयम मतलब कि हम लोग। सत्य का होता है सत्यम, सत्यम। बोलना का संस्कृत होता है वद, वद धातु है, इसका रूप चलता है, तो वयम सत्यम वद। अब वद में हम कैसे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं देखिए। वयम कौन से वचन, कौन से पुरुष? उत्तम पुरुष बहुवचन में आता है वयम, तो सेम उत्तम पुरुष बहुवचन हम सूत्र में देखेंगे लट लकार, क्योंकि वर्तमान का सेंटेंस है वर्तमान काल का, तो लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में है आमः। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या है? आमः, तो वद के लास्ट में लगा देंगे आमः, हो जाएगा वदामः। वदामः मतलब कि देखे बोलते थे, तो वयम सत्यम बोलते हैं। वदामः मतलब बोलते हैं, तो वयम सत्यम वदामः मतलब कि हम लोग सत्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसका संस्कृत जो है अनुवाद बनकर तैयार है। काल का प्रयोग की अलग अलग काल का प्रयोग हम कैसे अनुवाद में करते हैं। लकार 5 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, और मैंने 5 का इसमें उपयोग किया है, उपयोग करके सेंटेंस को, अनुवाद को बनाया है। तो मैं संख्याओं का प्रयोग अनुवाद में कैसे किया जाता है
ये मैंने कुछ सूत्र लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाने वाला है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है संख्यावाचक अनुवाद, मतलब संख्याओं का उपयोग करके अनुवाद को बनाने वाले हैं। हमें लट लकार का सूत्र का जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं लट लकार यानी कि वर्तमान काल का सूत्र लिखा है। संख्या जो है इस प्रकार से है, एक का होता है एकह। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग लिखा गया है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसको भी आज जान लेते हैं क्या है। पुल्लिंग का मतलब होता है पुरुष जाति के लिए, स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति के लिए, और नपुंसकलिंग में उनको रखा गया है जो निर्जीव होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को छोड़कर जो भी बचा हुआ संस्कृत में नपुंसकलिंग में रखा जाता है। जैसे कि फल हो गया, फल निर्जीव है तो हो जाएगा नपुंसकलिंग में। तो संस्कृत में जो है कुछ शब्दों का, जैसे देखिए 4 तक है, 1 2 3 4, तो 4 तक जो है तीनों लिंगों में अलग अलग इसका रूप चलता है। बाकी फिर उसके बाद सब सही है, सबका एक ही होता है। जान लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या है। एक का संस्कृत अगर पुल्लिंग में बात करें तो एका होगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा एका, और नपुंसकलिंग में एकम होता है। इस प्रकार से दूसरा देख लेते हैं। पुल्लिंग में होता है द्वौ, स्त्रीलिंग में होता है द्वे, और नपुंसकलिंग में होता है द्वे। तीसरा का होता है त्रयः, तीसरा त्रीणि, और चौथा का होता है 4 का होता है चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। तो इस प्रकार से तीनों लिंगों में अलग अलग रूप चलता है, रूप है। बाकी 5 से जो है नॉर्मल ही चलता है। तो 5 से है, 5 का होता है पंच, छठा का होता है षट या षड भी कह सकते हैं, 7वां का होता है सप्त, 8वां का होता है अष्ट या कभी कभी अष्टौ भी होता है, 9वां का होता है 9 और 10वां का होता है 10। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक मैंने संख्याओं को लिखा है। तो पहला हमारा अनुवाद है एक लड़का जाता है। देखिए यहाँ पर एक, इसका एक जो दिया हुआ है, इसका संस्कृत क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक का जो है 3 मीनिंग है, एका, एका और एकम। लेकिन यहाँ लड़का है, तो लड़का तो पता ही है कि लड़का जो है पुल्लिंग जाति है। तो पुरुष के लिए, तो पुरुष के लिए एक का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एका। देखिए मैंने ऊपर लिख दिया है पुल्लिंग, तो एक मतलब कि एका लिखेंगे संस्कृत में, क्योंकि यह पुल्लिंग है इसलिए एका का प्रयोग कर रहे हैं। लड़का का होता है बालका, एक बालका। जाता है तो जाना का संस्कृत होता है गज, सूत्र लगेगा ती, हो जाएगा गजती। दूसरा हमारा है एक लड़की जाती है। तो एक लड़की है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो एक का संस्कृत जो है एका नहीं होगा, स्त्रीलिंग में एका होता है, तो एका लगाएंगे तो हो जाएगा एका। लड़की है तो बालिका, एका बालिका मतलब एक लड़की। पढ़ती है तो पढ़ना का संस्कृत होता है पाठ। अब चूंकि पता है कि एक लड़की है तो एक वचन में सूत्र रहेगा तो हो जाएगा ती, तो हो जाएगा पठती। एका बालिका पठती मतलब एक लड़की पढ़ती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा अनुवाद है दो लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो है, दो वो भी पुल्लिंग में है ना, लड़के हैं, लड़के पुल्लिंग। तो पुल्लिंग में दो का संस्कृत देखिए, पुल्लिंग में दो का संस्कृत क्या है, द्वौ। तो हम यहाँ लिखेंगे द्वौ, इस प्रकार से द्वौ। लड़के तो दो लड़कों का संस्कृत क्या होगा, तो अगर आपने बालक शब्द रूप देख रखा है तो दो लड़कों का संस्कृत होता है बालको, बालकः बालको बालकः। तो यहाँ लिखेंगे बालको, ऐसे द्वौ बालको मतलब दो लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो लड़के हैं, दो लड़के, तो ऑब्वियसली दो वचन में होगा, द्विवचन में होगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा ता। तो खेलना का होता है क्रीड या खेल, तो हम यहाँ पर क्रीड लिखने वाले हैं, तो क्रीड। उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला लगाएंगे ता, तो हो जाएगा क्रीडता, इस प्रकार से। तो द्वौ बालको क्रीडतः मतलब कि दो लड़के खेलते हैं, इस प्रकार से बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा अनुवाद है दो लड़कियां दौड़ती हैं। तो यहाँ पर दो का संस्कृत जो है स्त्रीलिंग में लगाएंगे, क्योंकि लड़कियां है ना, तो स्त्रीलिंग में। तो दो का संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या होता है, द्वे होता है, तो लिखेंगे द्वे। समझ में आ रहा है ना मैंने कहां पर से लिया है, द्वे। ये स्त्रीलिंग है इसीलिए मैंने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। तो दो का संस्कृत जो है स्त्रीलिंग होता है द्वे, तो यहाँ लिख दिए द्वे। लड़कियां, तो दो लड़कियों का संस्कृत क्या होता है, अगर आपने लता शब्द रूप देखा है तो लता से है। सारा चीज जो है बेसिक से ही आता है, अचानक उठकर नहीं आता है। बेसिक अगर आपका मजबूत है
तो ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो पहले आप बेसिक मजबूत कीजिए, और अगर बेसिक मजबूत है तो अच्छा बात है। आगे बढ़ते हैं। लड़कियां, तो लता लते लता इसका रूप चलता है, तो लते होता है द्विवचन में, तो बालिका का हो जाएगा बालिके। ऐसे बालिके द्वे बालिके मतलब दो लड़कियां दौड़ती हैं, तो धावतः। धावतः क्यों लगाए? क्योंकि द्विवचन है, तो द्विवचन में सूत्र लगाए तः, तो धावतः। फिर है एक पत्ता गिरता है, तो देखिए यहाँ पर पत्ता क्या है, यहाँ पर पत्ता नपुंसक लिंग माना जाएगा, इसको पुल्लिंग भी कहते हैं, मतलब कि निर्जीव। साधारण भाषा में समझे तो निर्जीव। तो पत्ता निर्जीव है तो हम नपुंसक लिंग का लगाएंगे, एक है ना, तो एक का जो है संस्कृत देखेंगे वो भी नपुंसक लिंग में, तो होता है एकम। देखिए पुल्लिंग के लिए एक, स्त्रीलिंग के लिए एक, और नपुंसक लिंग के लिए एकम, तो हम लगाएंगे एकम, तो हो जाएगा एकम। पत्ता का होता है पत्रम, पत्रम, इस प्रकार से एकम पत्रम। गिरता है, तो गिरना का होता है पत, इसका रूप चलता है, तो फॉर्मूला है पत्ती पत्ता पतंती, तो इस प्रकार से हो जाएगा पत। और कितना पत्ता गिर रहा है? एक पत्ता गिर रहा है, एक वचन, तो एक वचन में सूत्र क्या है? ती, तो हो जाएगा पतती। एकम पत्रम पतती, मतलब एक पत्ता गिरता है। नेक्स्ट हमारा है तीन लड़के घूमते हैं, तीन लड़के घूमते हैं, तो पहले तो पता करेंगे कि लड़के जो है कितने हैं? तीन है, वो भी लड़के हैं, मतलब पुल्लिंग है, तो तीन का संस्कृत देखेंगे, लेकिन पुल्लिंग में। तीन का संस्कृत पुल्लिंग में क्या होता है? त्रयः, तो यहां लिखेंगे हम त्रयः। त्रयः मतलब तीन हो गया, लड़के हैं, तो तीन लड़कों का संस्कृत क्या होगा? तो बालकः बालको बालकः, बालकः मतलब तीन या उससे अधिक, तो बालकः, तो यहां लिखेंगे बालकः। बालकः मतलब कि दो से अधिक लड़के, तीन भी और 30 भी, तो अभी हमको तीन की जरूरत है, तो बालकः हो गया। त्रयः बालकः मतलब कि तीन लड़के घूमते हैं, तो घूमना का होता है भ्रम, इसका रूप चलेगा, तो देखिए तीन लड़के हैं, तीन लड़के मतलब कि इसमें बहुवचन में आ जाएगा, दो से अधिक होता है वो बहुवचन में आता है, तो ये बहुवचन में आ जाएगा, और सूत्र क्या लगेगा? अंति, तो भ्रम में लगा देंगे अंति, हो जाएगा भ्रमंती, भ्रमंती। इस प्रकार से बनकर तैयार है। त्रयः बालकः भ्रमंती, मतलब तीन लड़के घूमते हैं। नेक्स्ट हमारा है चार ब्राह्मण खाते हैं, ऐसे चार ब्राह्मण खाते हैं, तो चार का देखिए, चार तो पहले ब्राह्मण है, ब्राह्मण खा रहे हैं, तो ये जो है पुल्लिंग है, तो चार का संस्कृत भी हम पुल्लिंग में ही लगाएंगे, तो चार का संस्कृत पुल्लिंग में क्या होता है? चत्वारः, तो लिखेंगे चत्वारः, चत्वारः मतलब चार। ब्राह्मण, ब्राह्मण का संस्कृत क्या होगा? तो ये भी बहुवचन हो जाएगा, चार है, दो से अधिक हो, जितना भी होता है सब बहुवचन में आता है, तो ब्राह्मण हो जाएगा, ब्राह्मण। इस प्रकार से ब्राह्मणा मतलब कि बहुत सारे ब्राह्मण, मतलब चत्वारः ब्राह्मणा मतलब चार ब्राह्मण खाते हैं, तो खाना का संस्कृत होता है खाद्य, और बहुत सारे ब्राह्मण खा रहे हैं, तो बहुवचन में सूत्र लगाएंगे अंति, तो हो जाएगा खादंती। इस प्रकार से चत्वारः ब्राह्मणाः खादंती, मतलब चार ब्राह्मण खाते हैं। एंड लास्ट हमारा संस्कृत अनुवाद है, वह चार फल खाता है। देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऐसे है ज्यादा कठिन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा। वह फल खाता है, तो फल कौन खा रहा है? वह खा रहा है, चार फल खाता है, 6 फल खाता है, जितने भी फल खाए उसके पेट के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कौन खा कौन रहा है? वह, तो वह का संस्कृत तो पहले लिखेंगे सा है। चार फल, तो चार फल का संस्कृत क्या होगा? तो देखिए फल क्या है? फल है नपुंसक लिंग, मतलब निर्जीव, तो फल के अनुसार जो है चार का भी संस्कृत हम निर्जीव मतलब कि नपुंसक लिंग में लगाएंगे। वह के अनुसार जो है नहीं लगाएंगे चार का संस्कृत, फल के अनुसार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी किसका है, मतलब चार कौन है, क्या चार है? फल चार है, वह चार नहीं है, फल चार है, इसलिए फल के अनुसार ही चार का संस्कृत लगेगा। तो चार का संस्कृत जो है नपुंसक लिंग में, क्योंकि फल जो है नपुंसक है,
मतलब निर्जीव है, तो चार का भी निर्जीव जो है निर्जीव के रूप में ही मतलब नपुंसक लिंग में ही लगाएंगे, तो चत्वारी होता है। तो सह चत्वारी, सह चत्वारी मतलब वह चार। समझ में आ रहा है ना आपको? मैंने यहाँ पे नपुंसक लिंग का उपयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ फल है और वो फल जो है नपुंसक लिंग में होता है, तो इसके अनुसार जो है चार का संस्कृत भी नपुंसक लिंग। फल है तो फलानी, फलानी क्यों किया? क्योंकि चार फल है तो फल का बहुवचन, तो फलानी, फलम फले फलानी। तो सह चत्वारी फलानी खाता है, तो खा कौन रहा है? वह खा रहा है। और वह कितना व्यक्ति होता है? एक व्यक्ति होता है, तो यह प्रथम पुरुष के एक वचन में आएगा, तो सूत्र का इस्तेमाल होगा ती, सूत्र का इस्तेमाल ती होगा, क्योंकि वह तो एक ही है ना, तो एक वचन, तो हो जाएगा खादती। इस प्रकार से बन जाएगा सह चत्वारी फलानी खाते, मतलब वह चार फल खाता है। तो इस प्रकार से अनुवाद जो है बनकर तैयार हो गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अनुवाद में विभक्ति का प्रयोग जानेंगे, विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और अनुवाद बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे बालक शब्द रूप लिखा है और साथ में कारक चिन्ह भी लिखा है, क्योंकि इन दोनों का उपयोग होता है अनुवाद बनाने में, जो हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो बालक शब्द रूप है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये विभक्ति इधर लिखा हुआ है। प्रथम विभक्ति होता है बालकः बालको बालकः, द्वितीय होता है बालकम बालको बालकान, इसी प्रकार से तृतीय होता है बालकेन बालकाभ्यम बालकै, चतुर्थी बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः, पंचमी बालकाद बालकाभ्यम बालकेभ्यः, षष्ठी बालकस्य बालक्यो बालकानाम, सप्तमी बालके बालक्यो बालकेषु संबोधन, इसे अष्टमी भी कह सकते हैं, हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो ये बालक शब्द रूप है और साथ में मैंने कारक चिन्ह लिखा है, जिसका उपयोग होता है, हम उसी के अनुसार सेंटेंस बनाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 कारक यहाँ पे है। पहला कारक होता है कर्ता, कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो हम पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे संयोग लिखा गया है, संयोग मतलब कि एक दूसरे के संयोग में आना, एक दूसरे से नजदीक में या लगाव में होना। तो करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, देखिए यहाँ पे से में वियोग लिखा गया है, वियोग मतलब कि एक दूसरे से दूर जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ पत्ते से दूर होता है या पत्ता पेड़ से दूर होता है। विद्यालय से बच्चे घर जाते हैं तो विद्यालय से बच्चे दूर होते हैं, तो वहां पे जो से उपयोग होता है वो वियोग वाला होता है। संबंध काके की, अधिकरण में पेपर, और संबोधन हे हो अजीय हो अरे, ये है कारक चिन्ह, ये है बालक शब्द रूप। इन दोनों का उपयोग करेंगे हम अनुवाद बनाने में। मैंने यहाँ पे कुछ अनुवाद लिखा है जो इसमें सभी विभक्तियों का प्रयोग होने वाला है, क्योंकि इसमें 8 कारक का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है, आप सिर्फ ध्यान से देखिए, आपको आ जाएगा। पहला सेंटेंस हमारा है राम जाता है। तो राम जाता है, देखिए संस्कृत करना बहुत आसान है, जो हिंदी है उसका संस्कृत लिखते जाएंगे शब्द और वो संस्कृत बन जाएगा। तो राम का संस्कृत होता है रामः, संस्कृत में लखा करना अगर हो तो संस्कृत में लिखने के लिए उसके लास्ट में विसर्ग लगा दिया जाता है। तो राम का हो गया रामः। जाता है, तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ। इस प्रकार से अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो मैंने इसके पहले ही बताया था कि कौन सा सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर आएगा ती, हो जाएगा गच्छति, क्योंकि राम एक प्रथम पुरुष और एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन का ही सूत्र लेगा। तो हो गया यहाँ पे रामः गच्छति मतलब राम जाता है। यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो कारक चिन्ह कर्ता होता है। यहाँ पे चिन्ह जो है ने, कारक का चिन्ह कर्ता का चिन्ह होता है ने, यहाँ पे छुपा हुआ होता है। राम ने जाता है, अगर ऐसे कहेंगे तो यह सटीक सेंस नहीं बन रहा है, तो लिखा जाता है राम जाता है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा है तुम जाते हो, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, और जाना का होता है गच्छ, तो बन जाएगा गच्छसी। त्वम गच्छसी, तुम जाते हो। गच्छसी क्यों हुआ यहाँ पे गच्छती क्यों हुआ, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन तुमको देखता है। देखिए यहाँ पे कारक चिन्ह का उपयोग हुआ है, तुमको देखता है। तो को किसका चिन्ह है, कर्म का चिन्ह है को। कर्म का कारक का चिन्ह क्या होता है को। तो हम जब इसको बनाएंगे
तो इसका हम रूप देखेंगे। तो मोहन का संस्कृत देखिए, सबसे पहले हम गौर करते हैं कि कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, तो तुम के साथ लगा हुआ है, को, तुमको। तो हम इसका जब हम लिखेंगे संस्कृत तब हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बाकी जो जिसमें कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है उसको हम साधारण रूप से ही बनाएंगे। तो मोहन है तो मोहन का संस्कृत मोहना होता है। तुमको, तो तुमको का अगर त्वम का युष्मत शब्द रूप अगर बनाएंगे तो तुमको का संस्कृत उसमें मिलेगा। अगर आप देखे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं। तुमको का संस्कृत जो है एक शब्दार्थ समझिए, त्वाम मतलब तुमको होता है। त्वाम, त्वाम मतलब तुमको। देखता है तो देखना का संस्कृत होता है पश्य। कौन देख रहा है, मोहन देख रहा है। तो मोहन कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो सूत्र रहेगा ती, पश्यति। मोहना त्वाम पश्यति मतलब मोहन तुमको देखता है। यहाँ पे तीतः अंति सीथा था आमी अमा फॉर्मूला लग रहा है लट लकार का, तो मैंने यहाँ पे लट लकार का सूत्र लिखा है, बनाया है लट लकार से। मैं कलम से लिखता हूँ, चौथा हमारा सेंटेंस है मैं कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, तो कलम के साथ लगा हुआ है, बाकी के साथ नहीं लगा हुआ है। तो बाकी का संस्कृत हम नॉर्मल तरीके से बनाते हैं। मैं का संस्कृत होता है अहम। कलम से, अब देखिए बात आती है कलम से। जब हम कलम से लिखते हैं तो देखिए कारक चिन्ह में से जो है दो प्रकार के होते हैं, एक करण का कारक होता है से और एक आपादान का चिन्ह होता है से। एक होता है संयोग वाला और एक होता है वियोग वाला। तो जब हम कलम से लिखते हैं तो हाथ का और कलम का संयोग बन रहा है, मतलब कि ये जो है एक दूसरे से मिल रहा है, तो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कर्ण वाला हम से उपयोग करेंगे, कलम से लिखने में कर्ण वाला से उपयोग होता है। तो कितने नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्या है, बालकेन। तो बालक का होता है बालकेन, तो इसी प्रकार से कलम का क्या होगा, कलमेन। कलमेन, कलमेन। सेम इसी प्रकार से हो जाता है कलम का, बालक का बालकेन तो कलम का कलमेन। कलमेन का हिंदी अर्थ क्या होगा, कलम से, क्योंकि एक कलम है इसलिए मैंने एक वचन का ही लिया है। अगर दो कलम होता तो मैं दो यहाँ पे द्विवचन का लेता। तो आगे बढ़ते हैं, कलम से लिखता हूं, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख। अब कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं, अहम। तो यह उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का सूत्र लगाएंगे, तो लिखामी। इस प्रकार से अहम कलमेन लिखामी मतलब कि मैं कलम से लिखता हूं। ये बनकर तैयार है। पांचवा हमारा अनुवाद है, वे दोनों मोहन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, देखिए मोहन के लिए। के लिए जो है किसका चिन्ह होता है, संप्रदान। देखिए यहाँ पे संप्रदान के लिए, संप्रदान चौथा नंबर पे आता है। तो हम यहाँ पे चौथा नंबर लगाएंगे, मतलब कि संप्रदान कारक लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है। तो देखते हैं बनाकर, बाकी के शब्द जो है, बाकी के साथ जो है विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम साधारण रूप से बनाते हैं। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो होता है। तो मतलब वे दोनों मोहन के लिए। देखिए यहाँ बालक की तरह ही बनाएंगे, तो बालक का चतुर्थी में क्या होता है, बालका है। चतुर्थी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि संप्रदान के लिए चौथा नंबर पे है, 1 2 3 4। इस प्रकार से 1 2 3 4 चतुर्थी पकड़ रहे हैं। और ये एक वचन क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि मोहन के वो है। मोहन कितना लड़का है, एक लड़का है, तो हम एक वचन का उपयोग कर रहे हैं। तो बालक का होता है बालकाय, तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहनाय। इस प्रकार से हो जाएगा मोहनाय। मोहनाय का हिंदी अगर कहें तो क्या हो जाएगा, मोहन के लिए। मोहन के लिए का संस्कृत क्या हो गया, मोहनाय। जाता है तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ। कौन जा रहा है, तो मतलब वे दोनों जा रहे हैं। तो वे दोनों प्रथम पुरुष का द्विवचन होता है, तो सूत्र भी उसी प्रकार से लगाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन गच्छता हो जाएगा, गच्छता। तो मोहनाय गच्छता मतलब वह वे दोनों मोहन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह गांव से आता है। कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, गांव से। गांव में कारक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो जब हम गांव से आते हैं तो गांव से दूर हो जाते हैं। जब हम गांव से कहीं जाते हैं तो गांव से दूर होते हैं। जब दूर होते हैं या वियोग होता है तो कौन सा से उपयोग होता है, अपादान का से उपयोग होता है, अपादान का। और ये कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 5वें नंबर पर है।
जब हम इसका उपयोग करेंगे बालक के शब्द रूप के जैसा तो 5वां नंबर लेंगे, मतलब पंचमी में हम उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने टिक कर लिया है। चलिए बढ़ाते हैं आगे। वह का संस्कृत क्या होता है? सह। सह मतलब कि वह। गांव से, तो गांव का संस्कृत होता है ग्राम। गांव का संस्कृत होता है ग्राम। लेकिन ग्राम को अगर हम पंचमी विभक्ति में बनाते हैं, क्योंकि एक गांव है तो मैंने एक वचन का ले रहा हूं, तो यहाँ पे गांव का संस्कृत क्या होगा? तो देखिए बालक का होता है बालकात। बालक अगर बनाए पांचवी विभक्ति में तो बालकात, तो गांव का ग्राम का बनाए पांचवी विभक्ति में तो ग्रामात हो जाएगा। ग्रामात मतलब कि गांव से। आता है, तो आना का संस्कृत क्या होता है? आगच। आगच। सह है प्रथम पुरुष एकवचन, तो सूत्र भी आएगा प्रथम पुरुष एकवचन जैसा, तो हो जाएगा यहाँ पर ती और बन जाएगा आगच्छति। सह ग्रामात आगच्छति, मतलब वह गांव से आता है। बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? वृक्ष से, कारक चिन्ह इसके साथ लगा हुआ है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब वृक्ष से पत्ता गिरेगा तो वृक्ष से पत्ता दूर होगा, नजदीक नहीं आएगा बल्कि दूर होगा। तो जब दूर होता है, वियोग होता है, तो कौन सा उपयोग करते हैं? कारक आपादान कारक। आपादान कारक कौन से नंबर पे आता है? 5वां नंबर पे आता है। 1 2 3 4 5वां नंबर पर। तो हम इसमें भी यूज करेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे? 5वीं वाला। पंचमी मतलब कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, बालकात जैसा होगा। तो वृक्ष से, तो वृक्ष का संस्कृत तो वृक्ष ही होता है, लेकिन अगर हम इसको 5वीं विभक्ति के अनुसार ढालें तो बालकात की तरह हो जाएगा वृक्षहात। ऐसे वृक्षहात मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। देखिए पत्ते गिरते हैं तो कितने पत्ते गिर रहे हैं? एक पत्ता तो गिर नहीं रहा। देखिए पत्ते गिरते हैं, अब बिंदु है, ये बताता है कि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो यह बहुवचन। तो पत्ता का संस्कृत होता है पत्र, और पत्र का अगर हम रूप चलाते हैं फल की तरह तो फलन फले फलानी। इसी प्रकार से पत्र पत्रे पत्रानी। पत्रानी मतलब कि बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। तो गिरना का संस्कृत होता है पत्र, और पत्र का रूप चलता है, तो यहाँ पर देखिए बहुवचन में होगा, प्रथम पुरुष में ही होगा। प्रथम पुरुष के बहुवचन में पतति पततः पतंती, तो हो जाएगा पतंती, मतलब कि गिरते हैं। पृछात पत्रानी पतंती। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसको रट लीजिएगा। वृक्षात पत्रानी पतंती मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट हमारा है राम का पुत्र जाता है। तो राम का संस्कृत का विभक्ति किस में लगा हुआ है? राम के साथ लगा हुआ है का कौन सा विभक्ति होता है? काके की। संबंध काके की, ये 6ठा नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो 6ठा विभक्ति लगा हुआ है, संबंध विभक्ति कारक लगा हुआ है, तो इसके साथ हम 6ठा नंबर लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6ठा नंबर है। 6 नंबर पे आता है षष्ठी विभक्ति, और बालक का बनता है बालकस्य। तो राम का क्या बनेगा? राम का है तो राम का क्या बनेगा? रामस्य। इस प्रकार से रामस्य मतलब कि राम का। पुत्र जाता है, तो पुत्र का संस्कृत होता है पुत्र। जाता है तो जाना क्या होता है? गच्छ। केगो पुत्र जा रहा है? एगो, प्रथम पुरुष एकवचन में आएगा तो गच्छति हो जाएगा। रामस्य पुत्रः गच्छति, राम का पुत्र जाता है। नेक्स्ट है हमारा वे लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? विद्यालय में, विद्यालय के साथ लगा हुआ है। विद्यालय में कौन सा व्यक्ति, कौन सा कारक है? देखिए अधिकरण में पर अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक कौन से नंबर पे आता है? तो ये 7वें नंबर पर आता है। तो हम जब विभक्ति का प्रयोग करेंगे बालक के जैसा, तो कौन सा प्रयोग करेंगे? 7वीं वाला, 7वें नंबर वाला। 7वें नंबर में बालक का क्या होता है? बालके होता है। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। वे लोग का संस्कृत क्या होगा? ते मतलब वे लोग। विद्यालय में, तो विद्यालय का हम एक विद्यालय है ना, तो एक वचन का उपयोग करेंगे। अधिकतर जो है एक वचन का ही उपयोग होता है। विद्यालय में, तो विद्यालय में अभी बताया मैंने आपको, अधिकरण जो है 7वें नंबर पर आता है, तो 7वें नंबर का प्रयोग करेंगे। बालक का होता है बालके, विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय मतलब कि विद्यालय में। तो ते विद्यालय मतलब वे लोग विद्यालय में
पढ़ते हैं, तो पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब कितने व्यक्ति पढ़ रहे हैं, ते मतलब वे लोग पढ़ रहे हैं मतलब बहुत सारे पढ़ रहे हैं, तो यह बहुवचन में आ जाएगा। तो ये प्रथम पुरुष का है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठ धातु को बनाएंगे प्रथम पुरुष बहुवचन के जैसा, तो अंति लगेगा और हो जाएगा पठंती। ते विद्यालय पठंती, वे लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूर्य आकाश में जाता है। तो सूर्य का देखिए कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, आकाश के साथ। कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, अधिकरण कारक चिन्ह में, पेपर वाला में। जैसे मैंने इसको बनाया, देखिए सेम टू सेम है, सिर्फ शब्द अलग है, तो हम इसी के अनुसार बना लेते हैं। सूर्य का संस्कृत सूर्यः होता है। आकाश में, तो जैसे विद्यालय में विद्यालय, आकाश में आकाश, आकाशे, इस प्रकार से आकाश से जाता है, तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ। अब देखिए कौन जा रहा है, सूर्य जा रहा है। तो सूर्य कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में आता है, सूर्य जो है प्रथम पुरुष में आता है और एक वचन है, एक सूर्य है, सूर्य ऐसे, सूर्य प्रथम पुरुष में आता है, एक वचन है क्योंकि एक ही सूर्य है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ती, और पूरा बन जाएगा गच्छति। सूर्य आकाशे गच्छति, मतलब सूर्य आकाश में जाता है। नेक्स्ट हमारा है हे राम यहाँ आओ। तो हे राम का संस्कृत हो जाएगा हे राम, ये संबोधन वाला है, लास्ट वाला देखिए हे लिखा हुआ है, हे हो जिया हो रे, तो हे राम हे। यहाँ आओ, यहाँ का संस्कृत है यत्र, यत्र नहीं अत्र, अत्र हे राम अत्र आओ। देखिए यहाँ पे हम आदेश दे रहे हैं, तो आदेश वाचक का प्रयोग होगा, लोट लकार का सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो आना का होता है आगच्छ, ऐसे आगच्छ। हम कौन सा सूत्र लगाएंगे कि राम के अनुसार जो है लोट लकार बना है, तो यह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार और प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र होता है तू तामंतु, तो तू आगच्छ तू, हे राम अत्र आगच्छ तू, हे राम यहाँ आओ। नेक्स्ट हमारा है हम लोग नगरों में रहते हैं। हम लोग नगरों में रहते हैं, विभक्ति का प्रयोग हुआ है नगर के साथ। कौन सा विभक्ति, कौन सा कारक लगा हुआ है, अधिकरण। मेपे पर देखिए अधिकरण का है, ये 7वें नंबर पर आता है, तो 7वां वाला हम प्रयोग करेंगे, बनाते हैं। हम लोग का संस्कृत होता है वयम, वयम मतलब हम लोग। नगरों में, देखिए नगरों में है, कितने नगर है, बहुत सारे नगर है, नगरों में लिखा हुआ मतलब कि बहुत सारे नगर, तो हम इसको बहुवचन प्रयोग करेंगे। तो में जो है कौन से नंबर पे आता है, अधिकरण में पर 7वें नंबर पर, तो 7वां नंबर। लेकिन 7वां नंबर एक वचन में नहीं देखेंगे क्योंकि एक नगर नहीं है, बहुत सारा नगर है, तो इसका बहुवचन देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे बालक का होता है बालकेशु, इसी प्रकार से नगर का नगरेशु, नगरेशु मतलब कि नगरों में। और रहते हैं, रहना का होता है तिष्ठ, तिष्ठ मतलब ठहरना या रहना, तो तिष्ठ धातु। अब हम इसको क्या करेंगे, वयम के अनुसार इसका सूत्र लगाएंगे। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन का फॉर्म लगाएंगे तो आमह हो जाएगा, आमी आवाह आमह, तो आमह, तो तिष्ठामह, वयम नगरेशु तिष्ठामह मतलब कि हम लोग नगरों में रहते हैं। इस प्रकार से इसका संस्कृत बनेगा। नेक्स्ट हमारा है मैं किताब पढ़ता हूँ। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, देखिए सिंपल सा सेंटेंस है, कारक कर्ता कारक का चिन्ह उपयोग हुआ है, तो मैं का होता है अहम, किताब पढ़ता हूं, किताब का होता है पुस्तकम, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ, पठ का अगर हम अहम के अनुसार रूप चलाएंगे तो पठामी, आमी रूप लगता है सूत्र, आमी आम, आमी अहम के अनुसार आमी, तो पठामी बनकर तैयार है। नेक्स्ट हमारा है हम विद्यालय से आते हैं। हम विद्यालय से आते हैं, यहाँ पे देखिए इसका बिंदु जो है ये बता रहा है कि हम जो है बहुत सारे लोग हैं, तो हम मतलब कि हम लोग, और हम लोग का संस्कृत अभी मैंने क्या बनाया वयम, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वयम मतलब हम लोग या हम। विद्यालय से आते हैं, तो विद्यालय कारक चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, विद्यालय से। जब हम विद्यालय से आते हैं या घर आते हैं तो विद्यालय से ऑब्वियसली दूर हो जाते हैं, विद्यालय से जब हम घर आ रहे हैं तो विद्यालय से दूर हो रहे हैं, और जब दूर होते हैं वियोग होता है, तो कौन सा कारक, आपादान का कारक, आपादान का चिन्ह योग होता है। और आपादान कौन से नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आता है, तो सूत्र भी 5वां वाला यूज करेंगे, पंचमी ये वाला यूज करेंगे,
पंचमी वालकात वाला। तो जैसे कि विद्यालय से आते हैं तो विद्यालय से का संस्कृत क्या हो जाएगा, तो देखिए ये पांचवी नंबर पे आता है तो पांचवा। बालकात मतलब कि बालक से, इस प्रकार से हम बना देंगे। विद्यालय का विद्यालयात मतलब विद्यालय से, इस प्रकार से विद्यालयात मतलब विद्यालय से। आते हैं तो आना का संस्कृत होता है आगच्छ, इस प्रकार से। वयम के अनुसार आगच्छ में कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा आमा, आमी आवह आमा, तो आमा लगाएंगे हो जाएगा आगच्छामः। वयम विद्यालयात आगच्छामः मतलब कि हम लोग विद्यालय से आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है वह डंडे से पीटता है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह लगा हुआ है डंडे में। कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, डंडे से पीटता है। तो जब हम डंडे से पीटते हैं तो डंडा हमारे साथ होता है, मतलब हमारा उसके साथ संयोग बनता है। संयोग मतलब मिलाव। तो यह कौन से कारक का चिन्ह लग रहा है, तृतीया कर्ण का। कर्ण से यहाँ तीसरे नंबर पर आ रहा है तो हम तीसरे नंबर का प्रयोग करेंगे, तृतीय वाला बालकेन जैसा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सह वह का संस्कृत क्या होता है, सह। ऐसे दंडे से, तो दंडा का संस्कृत दंड, दंडा भी होता है दंड। और हम तृतीय भक्ति लगाएंगे तो जैसे बालक का बालकेन, इसी प्रकार से दंडे का दंडेन, दंडेन ऐसे होगा। सह दंडेन पीटता है, पीटना का होता है ताड़, ताड़यति, ताड़यतः, ताड़यन्ति उसका रूप चलता है। तो यहाँ पे सह के अनुसार क्या चलेगा, ताड़यति, ताड़यति, हलंत नहीं होगा, ताड़यति मतलब कि पीटता है। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है सह दंडेन ताड़यति, मतलब वह दंडे से पीटता है। तो इस प्रकार से मैंने इसका विभक्ति का प्रयोग करके मैंने अनुवाद बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिया है। पहला जो है अस धातु का लिखा है, लट लकार में अस धातु को धातु रूप बनाया गया है। तो धातु रूप इस प्रकार से है, अस्ति, अस्तः, संति, असि, अस्था, अस्त, अस्मि, अस्वा, अस्मा, यह अस धातु का है। साथ में मैंने सर्वनाम सूत्र लिखा है, कुछ शब्दार्थ लिखा है जो शब्द अर्थ या शब्द अनुवाद में प्रयोग होने वाला है। चलिए अनुवाद बनाते हैं। पहला अनुवाद हमारा दिया गया है राम सुंदर है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान अनुवाद है। और आसान अनुवाद के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि अस धातु का प्रयोग कैसे अलग अलग रूपों में किया जाता है। तो चलिए पहला अनुवाद बनाते हैं। पहला हमारा अनुवाद है राम सुंदर है। तो राम का संस्कृत हो जाएगा रामः, राम। सुंदर का संस्कृत सुंदर ही होता है, सुंदरः। देखिए यहाँ पे मैं सुंदरः का प्रयोग कर रहा हूँ। जैसा विशेष्य होता है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जैसा विशेष्य होता है, जिस पुरुष में, जिस लिंग में, जिस वचन में, जिस कारक में, जो भी स्थिति में विशेष्य होता है उसी स्थिति में हम विशेषण का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ विसर्ग है तो यहाँ भी विसर्ग मैंने लगा दिया है। रामः सुंदरः और है, तो पहले हम जानेंगे कि राम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तो एक वचन में आएगा। राम कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है। तो एक वचन प्रथम पुरुष। तो एक वचन प्रथम पुरुष का सूत्र क्या होगा, देखिए अस धातु को एक वचन प्रथम पुरुष में ढूंढेंगे तो प्रथम पुरुष यहाँ है, एक वचन यहाँ। प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति है, यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति है। प्रथम पुरुष क्यों ले रहे हैं, क्योंकि राम एक व्यक्ति है तो एक वचन, और प्रथम पुरुष का शब्द है तो प्रथम पुरुष में। तो अस्ति है तो हम लास्ट में लगाएंगे अस्ति, और इस प्रकार से सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। और इसका पूरा पढ़ेंगे तो रामः सुंदरः अस्ति। अस्ति का प्रयोग जो है यहाँ पे किया गया है राम के अनुसार। तो ये बनकर तैयार है। इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि राम सुंदर है। चलिए सेकंड अनुवाद बनाएंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेकंड बनाते हैं। सीता सुंदर है। तो सीता का संस्कृत होता है सीता, इसमें कुछ करना है नहीं। सुंदरी अस्ति, सीता सुंदरी अस्ति। यहाँ मैंने सुंदरी का उपयोग क्यों किया है, तो देखिए यहाँ विशेष जो है मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यह स्त्रीलिंग है। सीता है मतलब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही आएगा। तो इसका सुंदर का स्त्रीलिंग रूप होता है सुंदरी।
तो सीता के अनुसार हम सुंदरी का प्रयोग करेंगे, ना कि सुंदरा का प्रयोग करेंगे। और एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो अस्ति का प्रयोग इसमें भी होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा सीता सुंदरी अस्ति, मतलब सीता सुंदर है। देखिए यहाँ पे दोनों है चेंज। आगे बढ़ते हैं। लड़के स्वस्थ हैं, लड़के स्वस्थ हैं, तो यहाँ बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है। तो बहुत सारे लड़कों का संस्कृत होता है बालकः, बालकः। अगर हम सिर्फ बालकः लिखते हैं तो एक लड़का, अगर हम बालकः करते हैं ऐसे आ की मात्रा लगाते हैं तो बहुत सारा लड़के हो जाता है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है बालकः मतलब कि लड़के। स्वस्थ हैं, तो स्वास्थ्य का संस्कृत स्वस्थ ही होता है। देखिए मैंने लिखा है स्वस्थः, तो स्वस्थ ही होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि विशेष्य है वैसा ही विशेषण का भी प्रयोग करेंगे। तो ये बहुवचन में है, बालकः मतलब बहुत सारे बालक, तो बहुवचन में है, तो इसको बहुवचन करना पड़ेगा। तो स्वस्था का हो जाएगा स्वस्था, स्वस्था मतलब कि बहुवचन का इसका रूप। और बालकः स्वस्था मतलब कि बालक स्वस्थ और हैं, तो हैं का संस्कृत जो है ये भी हम बहुवचन में करेंगे। तो जैसे देखिए मैंने अभी तक प्रथम पुरुष का एक वचन में किया था तो अस्ति का प्रयोग किया था। अब हम बहुवचन में करेंगे, क्यों? क्योंकि बालकः भी बहुवचन में मैंने लिया है, बहुत सारे बालक है, तो इसको भी हम अस्ति का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? संति। देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? संति, तो हम यहाँ लगाएंगे संति और हो जाएगा संति। बालकः स्वस्था संति, मतलब कि बहुत सारे लड़के स्वस्थ हैं। तो इस प्रकार से अनुवाद में अस धातु का प्रयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहाँ बहुवचन था, इसलिए मैंने बहुवचन का यहाँ पे भी इस्तेमाल किया और यहाँ पे भी इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं। दो लड़के स्वस्थ हैं, तो देखिए यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग होगा। दो लड़के हैं, तो दो लड़के का संस्कृत क्या होगा? बालक शब्द रूप अगर चलता है तो बालकः बालको बालकः होता है। तो यहाँ पे बालकौ है, यहाँ पे दो लड़के हैं तो बालकौ का इस्तेमाल करेंगे। तो बालकौ, बालकौ मतलब दो लड़के स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ का भी संस्कृत जो होता है उसको भी द्विवचन में करेंगे तो स्वस्थौ हो जाएगा। इस प्रकार से स्वस्थौ, बालकौ स्वस्थौ, इसके अनुसार स्वस्थ का भी ये रूप जो है बदल गया, तो बालकौ स्वस्थौ। और है का अस्ति होता है अस धातु, तो अस धातु को भी हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी द्विवचन है, ये भी द्विवचन है और अस धातु भी द्विवचन हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ बनाए थे, ये भी बहुवचन था, ये भी बहुवचन था, तो इसको भी बहुवचन में किए थे। तो अभी हम यहाँ पे द्विवचन है तो इसको भी द्विवचन में करेंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में देखिए यहाँ पे क्या है? अस्था है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अस्था, सॉरी अस्तः, अस्तः। बालको स्वस्थौ अस्तः, मतलब कि लड़के, दो लड़के स्वस्थ हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं सिर्फ प्रथम पुरुष का ही इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मध्यम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं? इसमें आता है तुम दोनों और तुम लोग, ऐसा तो है नहीं, इसमें नहीं है। उत्तम पुरुष में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम दोनों, हम लोग, ऐसा भी नहीं है। प्रथम पुरुष का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रथम पुरुष में ही ये सब आते हैं जिसके बारे में चर्चा किया जाता है या कहा जाता है, वो होता है प्रथम पुरुष। और देखिए राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सीता के बारे में, लड़के के बारे में, दो लड़के के बारे में, तो प्रथम पुरुष का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे आया है तो हम लोग जो है उत्तम पुरुष में आएगा, क्योंकि इसका होता है मैं, हम दोनों और हम लोग। तो अभी हम इस बार जो है उत्तम पुरुष का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम। देखिए यहाँ पे हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम। उत्तम पुरुष में है ना, उत्तम पुरुष में वयम, तो लिख देंगे वयम, मतलब हम लोग चतुर हैं। तो देखिए कितने से, वयम मतलब क्या? बहुवचन में प्रयोग हो गया ना, वचन बहुवचन हो गया, वयम मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग। तो चतुर का संस्कृत तो ऐसे चतुर होता है, चतुरा, लेकिन हम इसके अनुसार मतलब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा चतुरा। ऐसे चतुरा, चतुरा मतलब बहुत सारे चतुर, बहुवचन में हो गया। चतुर का बहुवचन चतुरा होता है। वयम चतुरा। और यहाँ पे हैं तो एक व्यक्ति तो है नहीं कि अस्ति का प्रयोग होगा, बहुत सारे व्यक्ति। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हम सिर्फ प्रथम पुरुष का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। अब तो उत्तम पुरुष आ गया है। देखिए वयम जो है उत्तम पुरुष का है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो सूत्र भी हम इसका उत्तम पुरुष बहुवचन में लगाएंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन, देखिए अस्मा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब इस बार अस्मा, ऐसे। तो वयम चतुरः अस्मा, मतलब कि हम लोग चतुर हैं, इस प्रकार से बनकर तैयार है।
देखिए अस धातु का कितना रूप बदल रहा है, कहीं अस्थि का लगकर प्रयोग हुआ, कहीं संति लगा, कहीं अस्ता लगा, कहीं आसमा लगा, तो अस धातु का जो रूप है वो बदल जाता है इसके विशेष्य के अनुसार। इसीलिए हम यहाँ पे अस धातु का स्पेशल केस देख रहे हैं, अस धातु का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वह छात्र है, तो वह का संस्कृत होता है सह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह का संस्कृत होता है सह। यह प्रथम पुरुष एकवचन का शब्द है, तो सूत्र भी हम प्रथम पुरुष एकवचन के अनुसार ही लगाएंगे। छात्र का हो जाएगा छात्रः, जैसा कि विशेष्य यहाँ पे है वैसे यहाँ विशेषण होगा। और अस धातु है का संस्कृत हो जाएगा, देखिए प्रथम पुरुष एकवचन का है तो प्रथम पुरुष एकवचन में क्या है अस्थि है, तो अस्थि लगा देंगे इस प्रकार से, सह छात्र अस्थि मतलब वह छात्र है। नेक्स्ट है मंदिर विशाल है, तो मंदिर का संस्कृत होता है मंदिरम, मंदिरम। अब जैसा कि विशेष्य है विशेषण भी उसी प्रकार से होगा, तो विशाल का संस्कृत होता है विशाल, लेकिन विशालम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हलंत मा लगा हुआ तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो विशालम मंदिरम विशालम। अस्थि यहाँ पर होगा क्योंकि एक वचन है, ये प्रथम पुरुष में आता है, लेकिन आता है प्रथम पुरुष में, लेकिन एक वचन है, एक ही मंदिर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ भी हम अस्थि का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा मंदिरम विशालम अस्थि, मतलब मंदिर विशाल है। आगे है हमारा लड़के सुंदर हैं। देखिए लड़के सुंदर है, एक लड़के का बोध नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे लड़कों का बोध हो रहा है, तो ये बहुवचन होगा। प्रथम पुरुष में ही आएगा लड़के, लेकिन बहुवचन में आएगा संति वाला। तो देखिए बालक का संस्कृत होता है बालकः। मैंने ऊपर में एक ऐसा सेंटेंस बनाया है, देखिए मैं दिखाता हूँ, बालकः। देखिए लड़के स्वस्थ हैं तो बालकः का इस्तेमाल किए थे, यहाँ पे लड़के सुंदर हैं तो बालकः, यहाँ पे स्वस्थ था तो स्वस्था, यहाँ पे सुंदर है तो सुंदरा, इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। सुंदरा, सुंदरा क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुवचन है तो इसको भी बहुवचन करना पड़ेगा, तो मैंने बहुवचन किया है तो सुंदरा हो गया। और एक लड़का तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, तो अस धातु को भी हम बहुवचन में करेंगे। देखिए बहुवचन में करेंगे तो संति आएगा, तो लिखना पड़ेगा संति, और इस प्रकार से हो जाएगा बालकः सुंदरः संति, मतलब लड़के सुंदर हैं। नेक्स्ट हमारा है नदी का जल पवित्र है, तो नदी का संस्कृत होता है नदी का, नद्या। अगर आपने नदी या मुनि का वीडियो देखा है तो आपको पता चला कि यहाँ पे नदिया क्यों आया, नहीं तो आप डायरेक्ट रख लीजिए कि नदी का संस्कृत होता है नद्या, नद्या। जल पवित्र है तो जलम, जलम, और जलम जैसा है इसी प्रकार से इसका विशेषता भी होगा, पवित्र का पवित्रम हो जाएगा, पवित्रम है अस्थि। अस्थि इसलिए क्योंकि ये एक वचन के अनुसार ही इसका रूप बनाया जाता है, तो नद्या जलम पवित्रम अस्थि। नेक्स्ट हमारा है घने वनों में सिंह है। घने वनों में, तो घने का संस्कृत क्या होता है, देखिए मैंने लिखा है गहन होता है, और वनों में वन होता है संस्कृत, लेकिन वन के वो है बहुत सारा वन है ना जंगलों में, वनों में, तो इसका संस्कृत बहुवचन में करना पड़ेगा, और यहाँ विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो फल शब्द का या वन शब्द का अगर सप्तमी करेंगे तो हो जाएगा बहुवचन में वनेषु, फलेषु होता है उसी प्रकार से वनेषु। ऐसे आप सीधा याद कर लीजिए, वनों में का संस्कृत होता है वनेषु, बहुवचन में वनेषु। अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे वनेषु मतलब वनों में, ऐसे। और यहाँ घने वन है, तो जैसा है इसका विशेष्य उसी प्रकार से विशेषण भी होगा, तो हो जाएगा घना का होता है गहन, तो गणेशु, गहनेशु, गहनेशु ये भी बहुवचन में, वनेषु ये भी बहुवचन में। सिंह है तो सिंह कितना सिंह है, एक सिंह है, तो सिंह अस्ति, सिंह मतलब एक सिंह है तो अस्ति, इस प्रकार से बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है वह लड़का ज्ञानी है। वह लड़का का संस्कृत होता है सह बालकः, मतलब वह लड़का ज्ञानी है, ज्ञानी का संस्कृत होता है ज्ञानवान, तो ज्ञानवानः, ज्ञानवानः इस्तेमाल हम क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए जो बालक है वो भी जो है विसर्ग लगा हुआ है, इसमें भी साधारण भाषा में है तो इसमें विसर्ग लगा दिया, विशेषण और विशेष एक जैसा होना चाहिए, और है तो अस्ति, अस्ति क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लड़का है, ये सह के अनुसार चलेगा,
तो सह जो है एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति प्रयोग होता है, अस्ति लगा दिया। इस प्रकार से सह बालकः ज्ञानवानः अस्ति, मतलब वह लड़का ज्ञानी है। ये बनकर अनुवाद तैयार हुआ। इसमें मैंने अस धातु का विभिन्न रूप देखा है, जैसे कि अस धातु कहीं अस्ति लगता है, कहीं संति लगता है, कहीं अस्ता लगता है, कहीं असमा लगता है, कहीं संति लगता है। तो मतलब इस प्रकार से अस धातु का जो है विभिन्न रूप में इस्तेमाल किया जाता है अनुवाद बनाने के। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेट कीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।